हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं की क्या स्थिति रही, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। अगर हम सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो सामाजिक व्यवस्था क्या है? समाज को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए, समाज को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के साथ उसे बनाए रखने के लिए जो भी नियम, कानून, व्यवहार या शासन तंत्र होता है वह उसका सामाजिक व्यवस्था कहलाता है। जैसे अगर हम अपने शरीर को देखें तो हमारे शरीर को व्यवस्थित रखने के लिए भोजन भी चाहिए, वस्त्र भी चाहिए और सम्मान भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए, तब हम अपने शरीर को स्वस्थ और व्यवस्थित रख सकेंगे। उसी तरह से समाज को व्यवस्थित रखने के लिए समाज में जो नियम कानून है, जो रीति रिवाज परंपरा है, जो संविधान है, एक प्रकार से एक कहें कि समाज को जो सामूहिक रूप से संचालित करने के लिए जो भी क्रिया गतिविधि है वह सभी क्या कहलाती है? सामाजिक व्यवस्था कहलाती है। वो सभी क्या कहलाती है? सामाजिक व्यवस्था कहलाती है। तो सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग दोनों समाज को देखेंगे, एक प्राचीन समाज को और एक आधुनिक समाज को। पहले हम लोग प्राचीन समाज को देखेंगे। प्राचीन समाज के अंतर्गत हम लोग उन पौराणिक मतों को लेंगे जो ग्रंथों में, शास्त्रों में, पुराणों में, इतिहास में और 600-800 साल अगर पहले देखें तो भारत में भी कलयुग में भी वो सामाजिक व्यवस्था देखने को मिली। हम लोग उसको भी अध्ययन प्राचीन व्यवस्था के अंतर्गत करेंगे, जिसमें महिलाओं की स्थिति क्या थी इसका भी अध्ययन करेंगे। अगर हम बात करें प्राचीन व्यवस्था की बात करें सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत, तो प्राचीन व्यवस्था अगर हम बात करें तो प्राचीन व्यवस्था में जो व्यवस्था थी वर्ण आश्रम व्यवस्था थी, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण बनाए गए थे। 4 वर्ण थे, जिसमें ब्राह्मण का कार्य था ज्ञान देना, दान लेना, वेद पुराण, भगवान के बारे में उपासना इत्यादि संबंधी कार्य था। क्षत्रिय का कार्य था निर्णय लेना, देश की रक्षा करना, समाज की रक्षा करना, लोगों की रक्षा करना, शासन करना। वैश्य की बात करें तो एक गाय की रक्षा करना, व्यापार करना, कृषि करना, ये सब वैश्य का काम था। शूद्र का काम था चारों आश्रमों की सेवा करना। शूद्र का काम था सबकी सेवा करना। इसी समय अब थोड़ा सा देखिए ध्यान दे करके, अगर शूद्र सबको छुएगा नहीं तो सेवा कैसे करेगा? ये अगर शूद्र जो है वैश्य को नहीं छुएगा, क्षत्रिय को नहीं छुएगा, ब्राह्मण को नहीं छुएगा तो सेवा करेगा? कैसे सेवा करेगा? हमारे धर्म में छुआछूत था ही नहीं। यानी शूद्र जब सबकी सेवा करता है तो सबको स्पर्श करता होगा, तब वो सेवा करता होगा। तो इस प्रकार से सब व्यवस्था थी। तो बाद में कुछ लोगों ने अपने लाभ के चक्कर में शासन तंत्र को मिला करके छुआछूत की भावना ला दी, जो गलत भी है। संविधान में इसको वर्जित भी कर दिया गया है, आज के समय में अपराध है। तो इस प्रकार से व्यवस्था थी। ये चारों जो आश्रम हैं, इन आश्रमों के सभी सदस्यों के लिए चारों पुरुषार्थ प्राप्त करना आवश्यक था। पुरुषार्थ का मतलब होता है शक्ति, यानी धर्म का मतलब ज्ञान की शक्ति, उपासना की शक्ति। अर्थ का मतलब धन संपत्ति, मान सम्मान की। अर्थ का मतलब होता है धन, संपत्ति, मान सम्मान, ये सब अर्थ होता है। काम का मतलब होता है सांसारिक क्रियाकलाप और संबंधों के आधार पर पुत्र उत्पन्न करना। मोक्ष का मतलब होता है कि सभी चीज़ें करते हुए अकर्ता हो जाना, सभी चीज़ें करते हुए उसमें कर्तापन का भाव न रखना। इस प्रकार से मोक्ष होता है। यानी इन चारों प्रकार के पुरुषार्थों को चारों वर्णों के लोगों के लिए अनिवार्य बनाया गया था। ये चारों पुरुषार्थ सबको धारण करना है, ब्राह्मण को भी, क्षत्रिय को भी, वैश्य को भी, शूद्र को भी। क्योंकि जो चारों प्रकार की शक्ति है आदमी को उत्तरोत्तर विकास कराती है। क्योंकि जैसे आपको जैसा ज्ञान होगा, जैसा धर्म की शक्ति होगी, वैसा ही आप धन कमाएंगे, वैसा ही सांसारिक जीवन जिएंगे। और सांसारिक जीवन जीने के बाद अब संसार से मुक्त होना भी चाहिए। यानी संसार को छोड़ करके विरक्त यानी संन्यास लेते हुए मुक्त होने का प्रावधान व्यवस्था दी गई थी। इस प्रकार से चारों पुरुषार्थ सभी ब्राह्मण के लिए भी था, क्षत्रिय के लिए भी था, वैश्य के लिए भी था, शूद्र के लिए भी था। ये चारों पुरुषार्थों का जो है, चारों प्रकार की शक्तियों का अर्जन सभी वर्णाश्रम के लिए था। और सभी वर्णाश्रम में जो भी व्यक्ति रहते थे उनको 4 अवस्था में जीवन व्यतीत करना था। पहला ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य वाले आश्रम में लोग ज्ञान, उपासना, अच्छे व्यवहार,
गुरुकुल में रह के सीखते थे। तो ब्रह्मचर्य जो है ज्ञान धर्म से ज़्यादा युक्त था और ब्राह्मण के नियंत्रण में चलता था ब्रह्मचर्य आश्रम। और गृहस्थ आश्रम क्या था? अर्थ और काम से युक्त था और यह क्षत्रिय या वैश्य इन सब की गतिविधियों से यह गुजरता था। वानप्रस्थ में क्या होता था कि वानप्रस्थ जो है 50 से 75 वर्ष कल युग में वानप्रस्थ की ये व्यवस्था थी कि गृहस्थ आश्रम से धीरे धीरे आदमी विरक्त होने लगता था, क्योंकि जब वो सांसारिक जीवन जी लेता है, संसार में अपना योगदान, अपना जो क्रियाकलाप है दे लेता है, तब उसे धीरे धीरे विधाता की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो ईश्वर है वही सब कुछ करता है, वही सबके अंदर वास है, वही है तो जीवित है, नहीं तो मर जाएंगे। तो ऐसी अवस्था में ब्रह्मचर्य थोड़ा होता क्या है कि संन्यास की तरफ गमन करने का नाम ही ब्रह्मचर्य है, वानप्रस्थ है, संन्यास की तरफ यानी विधाता की तरफ गमन करने का कार्य ही वानप्रस्थ कहलाता है। तो इस प्रकार से जो वानप्रस्थ आश्रम था, तो धीरे धीरे गृहस्थ आश्रम से विरक्त होकर के वानप्रस्थ का जीवन जिए, फिर वह 75 से 100 वर्ष के बीच में वह संन्यास ले ले, यानी भगवान के लिए पूर्ण रूप से जीवन जीते हुए परम पद मोक्ष को प्राप्त कर ले। इस प्रकार की व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी? प्राचीन काल में ये सब व्यवस्था थी, यानी 4 वर्ण थे, उसमें सभी के लिए 4 पुरुषार्थ बनाए गए थे और 4 पुरुषार्थ को लेते हुए सभी के लिए यानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास की व्यवस्था की गई थी। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है जो बालक जब तक शादीशुदा नहीं है, शादीशुदा हो जाएगा तो गृहस्थ, जब बाल बच्चे हो जाएंगे सामाजिक कार्यों को पूरा करते हुए पूरा कर लेगा तो वह धीरे धीरे अब गृहस्थ से विरक्त होकर के वानप्रस्थी हो जाएगा, यानी अब भगवान के लिए जीना शुरू कर देगा घर में ही। फिर उसके बाद जब उसका पूरा भगवान में मन लग जाता है तो घर बार सब छोड़ करके संन्यास ले ले। इस प्रकार से यह व्यवस्था थी। अब इस व्यवस्था के अंतर्गत हमको क्या देखना है कि महिलाओं की स्थिति क्या थी, ये पढ़ना है हम लोगों को। यानी प्राचीन सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं की स्थिति क्या है, अब हम लोग उसको देखते हैं। इसमें देखेंगे अगर ध्यान से, तो जब महिलाओं की स्थिति के बारे में बताऊंगा तो आप स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे। पहली स्थिति है स्त्री का वर्ण परिवर्तित होता था, यानी अगर क्षत्रिय की लड़की ब्राह्मण के लड़के से शादी कर लेती थी तो वह उसका वर्ण चेंज होकर के क्या हो जाता था, ब्राह्मण वर्ण का हो जाती थी। यानी स्त्रियों का कोई वर्ण व्यवस्था नहीं था, वह जिस पुरुष के संग शादी विवाह उसका होता था, जिस वर्ण में वो जाती थी उसका वर्ण वही हो जाता था। यानी स्त्रियों का वर्ण परिवर्तित हो जाता था, पुरुषों की तरह अस्थाई नहीं होता था, अस्थाई होता था। जब तक शादी नहीं हुई रहती तब तक तो अस्थाई रहता था, जब शादी हो जाती थी तो उसका परिवर्तित हो जाता था, जिसमें शादी होगी उसका वर्ण बढ़ जाता। ये स्त्रियों की व्यवस्था थी। दूसरा, जाति व्यवस्था नहीं थी, स्त्रियों की कोई जाति नहीं मानी जाती थी, पुरुषों की जाति मानी जाती थी, क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज था। वंश जो परंपरा है वो पुरुषों के अनुसार चलती थी, महिलाओं के अनुसार नहीं चलती थी, इसलिए स्त्रियों की कोई जाति सुनिश्चित नहीं थी। तीसरा है गुरुकुल का अभाव, महिलाओं के लिए गुरुकुल में जाकर के शिक्षा ग्रहण करना ये नहीं था। गुरुकुल व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं को अलग से, मतलब गुरुकुल में महिलाएं रह करके शिक्षा दीक्षा ग्रहण करें, ऐसा नहीं था। अगर हम मत देखें तो वाल्मीकि जी का एक आश्रम मिलता है जहाँ पर महिलाएं मिलती हैं, और वो भी सिर्फ ब्राह्मण के घर की लड़कियाँ मिलती हैं, अन्य सभी वर्णों की लड़कियाँ नहीं मिलती हैं। और कोई इतिहास में ऐसा प्रमाण नहीं, एक अपवाद ही बस मिलता है। गुरुकुल का अभाव था, ये भी व्यवस्था थी। पुरुषार्थ, पुरुष का पूर्ण नियंत्रण, महिलाओं पर पुरुष का पूर्ण नियंत्रण था। पुरुष का एक प्रकार से समझिए कि उनके ऊपर वर्चस्व रहता था और जैसा वो कहते थे वैसा वो करती थी। सेवक के रूप में महिलाएं आज भी सबसे ज़्यादा सेवक के रूप में है, उस समय भी महिलाएं सबसे ज़्यादा, उस समय तो और ज़्यादा सेवक की भूमिका में थी। यहाँ तक कि पौराणिक मल में थे जो दास प्रथा थी, दास प्रथा के अंतर्गत महिलाओं की खरीद बिक्री भी हुआ करती थी, जो सेवक के रूप में रखते थे लोग, लेकिन उसके खान पान, रहन सहन इत्यादि का सब ख्याल और रखना पड़ता था, क्योंकि राजा का वो उस पर आदेश था और पूर्ण नियंत्रण था। समाज में गौड़ भूमिका, महिलाएं जो भी सामाजिक निर्णय लिए जाते थे वो महिलाएं नहीं लेती थी, सिर्फ पुरुष ही निर्णय लेते थे। महिलाओं की समाज में गौड़ भूमिका थी। महिलाओं की अगर समस्याएं थी तो वह पुरुष की इच्छा पर निर्भर करता था कि उस समस्या हल हो या न हो। यानी एक प्रकार से जो सामाजिक समस्याएं थी या समाज में जो उनका जो निर्णय था, जो समाज में वो अपनी आवश्यकता या अधिकार की जो मांग करती थी, वो गौड़ भूमिका में था, महत्वपूर्ण भूमिका में नहीं था। अगला है सम्मान का प्रावधान। सम्मान, महिलाओं का जो है सम्मान बहुत महत्वपूर्ण रखता था उस समाज में, क्योंकि ये
धार्मिक धारणा थी और आवश्यकता भी थी कि जहाँ महिलाओं का मान सम्मान पूजा होती है वहाँ देवता बसते, यानी सारी संपत्ति बसती है। महिलाओं का सम्मान अच्छा था। स्त्रियों का संरक्षण पति पुत्र माता पिता इत्यादि के माध्यम से दिया जाता था। साथ ही राजा का भी पूर्ण संरक्षण होता था महिलाओं को। अगला है शासन तंत्र में अभाव। महिलाएं शासन तंत्र में, जैसे आज के समय में सर्विस करती हैं, शासन तंत्र में महिलाएं नहीं रहती थी और राक्षसों के शासन तंत्र में रहती थी। लेकिन अब तक जितने भी महान राजा हुए हैं उनके शासन तंत्र में महिलाएं जो है मुख्य अधिकारी के पद पर या कार्यकारी के पद पर नहीं रही, यानी शासन तंत्र में महिलाओं का अभाव था। इनका जो कार्य क्षेत्र था जो महिलाओं का, वह घर ही ज़्यादा प्रमुख था, घर ही उनका कार्य क्षेत्र था। या शासन तंत्र में माँ की भूमिका में जो होती थी वो आदेशात्मक रूप से ही पालन किया जाता था। फिर भी अगर देखा जाए तो कार्य क्षेत्र उनका सब प्रमुख रूप से घर ही था। 12वां मातृत्व की वंदना। ये उस शासनकाल में माँ के स्वरूप की बहुत पूजा और वंदना थी, बहुत सम्मान था। 13वां पुरुष का अनुगमन। महिलाएं वही अच्छी महिलाएं वही महिला को अच्छा माना जाता था उस समाज में जो पुरुष का अनुगमन करती थी। हालांकि जो भी धर्म थे, जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो धर्म बनाए गए थे उसके अनुसार अगर पुरुष व्यवहार करता था तो ऐसा ही व्यवहार वो भी करती थी, तो उस समाज में वह अच्छा माना जाता था। यदि वह गलत व्यवहार या उसका विरोध करती थी या नहीं करती थी तो वो उसको गलत माना जाता था, उसको अपराध माना जाता था। प्राकृतिक उपासना। अगर प्राकृतिक उपासना भी आज भी होती है। जितनी भी शक्तियाँ हैं सब महिलाएँ, चाहे माता दुर्गा हों, चाहे माता सरस्वती हों, चाहे गायत्री माता हो, यानी शक्ति के रूप में उपासना महिलाओं की शुरू से ही होती रही, आज भी होती है। सहयोगात्मक प्रवृत्ति। महिलाएं को जो है एक प्रकार से सहयोगी की भूमिका में हमेशा कार्य करना पड़ता था, वो पुरुष के सहयोगी के रूप में रहती थी हर कार्य में, चाहे घरेलू कार्य हो, चाहे बाहरी व्यवसाय या क्रियाकलाप से संबंधित कार्य हो। आज भी जैसे सहयोगी की भूमिका वैसे उस समय भी सहयोगात्मक प्रवृत्ति या सहयोग भूमिका। सामाजिक निर्णय का अभाव, ये बता चुका हूँ। शिक्षा व्यवस्था घरेलू, यानी सब इन महिलाओं की जो शिक्षा व्यवस्था होती थी वो घरेलू स्तर पर जो पुरोहित होते थे या जो प्रवचन करने वाले लोग होते थे या जो सत्संग होता था, इसके माध्यम से उनको शिक्षा दीक्षा धर्म से, व्यवहार से, क्रियाकलाप से दी जाती थी। उस समय एक महत्वपूर्ण बात है कि लोग प्राकृतिक जीवन जिया करते थे, प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करते थे, धर्म या धन के नाम पर लोभ या घूसखोर या प्रपंच नहीं पालते थे, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। इसमें जो है शिक्षा व्यवस्था जो है घरेलू स्तर पर उनका प्रवचन के माध्यम से या फिर घरेलू स्तर पर जो शिक्षा दीक्षा पुरोहित के माध्यम से जो मिल जाए वही उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था थी। उपासना की स्वतंत्रता। महिलाओं की उपासना की स्वतंत्रता थी, वो जिसको चाहे अपना भगवान को पूज लें, पूजा करने की स्वतंत्रता उनको पूरी थी। एक प्रकार स्वाभाविक रूप से महिलाएं की जो धार्मिक प्रवृत्ति है, उन्हीं धार्मिक प्रवृत्तियों का आज भी महत्वपूर्ण योगदान या महान समाज सुधारक होते रहेंगे भी। इस प्रकार से उपासना को उनकी पूर्ण स्वतंत्रता थी। संपत्ति का अधिकार नहीं था, महिलाओं के पास संपत्ति का कोई अधिकार नहीं था। उत्तरादायित्व का जो अधिकार है पुरुष के माध्यम से पुत्र को मिलता था, पुत्रियों को नहीं मिलता था। संपत्ति संबंधी अधिकार उस समय भी प्राप्त नहीं थे। फिर भी एक प्रकार से कहा जाए तो समाज की जो एक प्रकार से उस समय का जो समाज था, उस समाज में जो है एक ध्रुवीकरण जो प्रवृत्ति थी, भले ही पारिवारिक स्तर पर महिलाएं रहे हों लेकिन सामाजिक स्तर और परिवार में व्यापक निर्णय के स्तर पर पुरुष ही रहा है। इस प्रकार से संपत्ति का अधिकार महिलाओं के पास नहीं रहा है। ये सब उस समय के प्राचीन समाज की विभिन्न गतिविधियां रही हैं। क्या महिलाएं संन्यास नहीं ले सकती थी? महिलाओं को भी संन्यास लेने का स्वतंत्रता था, परंतु वह स्वतंत्रता संन्यास का घरेलू स्तर पर ही था, यानी आश्रम में जाकर के रहने संबंधी बात विचार नहीं था, यानी ऐसी व्यवस्था नहीं थी। ये जो पुरुषार्थ है, जो जीवन की अवस्था है, ये स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान था। बस अंतर है, जो अंतर था या जो महिलाओं की जो स्थिति थी मैंने आपको बता दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि प्राचीन समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, महिलाओं की व्यवस्था कैसी थी। अब आगे वाले वीडियो में हम बताएंगे आधुनिक समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है, फिर उसके बाद महिलाओं के प्रति स्वतंत्र दृष्टिकोण का किस प्रकार निर्माण किया जाएगा, उस वीडियो को बनाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि महिलाओं की सामाजिक स्थिति कैसी है। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।